आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। वही जो आप लोग जानते हैं, विविधता के कारण हम फर्स्ट ईयर के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप लाया था। लेकिन अब कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर हम लोगों के लिए सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है पेपर है, वो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम के आकलन के लिए, अधिगम के लिए आकलन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस विषय के अंतर्गत जो हम पढ़ाने वाले हैं वो चौथा यूनिट है। और चौथा यूनिट है, देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग और अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत यूनिट 4 है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है। और यूनिट 4 ही बच्चों का डिमांड था कि सर याद करने वाला नोट्स तो हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बहुत क्रिटिकल लग रहा है वो यूनिट 4 है। और यूनिट 4 का वीडियो थोड़ा बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग का डिमांड था, मैंने डिमांड को पूरा करने के लिए ही हूँ, आपकी सेवा के लिए ही उपस्थित हूँ। तो उस यूनिट 4 में है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो अब जो है सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत में मुख्य रूप से जो है इसके अंतर्गत में आप लोग सब जानते होंगे मीन, मीडियन और मोड। ऐसे मुख्य रूप से सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं किसको? सेंट्रल टेंडेंसी की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे शॉर्ट तरीका में हम कह सकते हैं मीन, मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब मुख्य रूप से हम लोग माप, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के जो माप करते हैं, इसी माप करने की प्रक्रिया जो है, पद्धति जो है, जितनी सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ध्यान रखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं को कहते हैं। आदि अब परिभाषा लिखने के लिए आए कि सेंट्रल प्रवृत्ति क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो आप एकदम आराम से लिख सकते हैं कि मीन, मीडियन और मोड को हम मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आप आइए, अब क्या है कि जो है एक किसकी शाखा है? तो सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जो आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, 10 में पढ़े होंगे। 10 का ही मुख्य बेसिक और यहाँ आपको पढ़ना है। और आपकी सिलेबस में ये जो है 18 नंबर, 18 से 20 नंबर इस यूनिट से सवाल पूछा जाता है। एकदम सॉलिड, 1 नंबर देंगे। जानते हैं मैथ में हीरो या जीरो, यदि आप बना दिए तो 1 नंबर भी कटेगा। लिखने वाला, लैंग्वेज वाला यदि आप लिखते हैं तो कितना बढ़िया से लिखेंगे, तो आप भी जानते हैं, आप परिचित हैं कि उसमें 2-3 नंबर कट ही जाता है। लेकिन इसे 1 नंबर नहीं कटा, यदि कट गया तो समझिए 0 हो जाएगा, यदि बन गया तो पूरे हीरो बन जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो 18 का अपना परसेंटेज बढ़ाने का यूनिट सबसे बेहतर है असेसमेंट 4 में। ये जो साइकोलॉजी का भाग है, आप जानते ही हैं इस साइकोलॉजी कितना हार्ड है, और साइकोलॉजी बहुत अच्छे लोगों को समझने में दिमाग की खोपड़ी उड़ जाती है। और उसमें आपका ये यूनिट है, और ये यूनिट इतना काम आएगा आपको, यदि आप जाएंगे टीजीसी नेट में, वहां भी 10 से 15 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक्स से आता है। यदि एजुकेशन से यदि आप पढ़ें तो, एजुकेशन से यदि आप टीजीसी नेट निकालना चाहेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, पूरे हम लोग जितना बात करेंगे स्टैटिक्स से। तो इस यूनिट में अब हम बात करेंगे कि ये सांख्यिकी का भाग है, तो थोड़ा सा हम लोग
मीन मीडियन मोड का हिसाब बनाएंगे, इसके सारे सवाल का डील करेंगे, एक एक डील करें मैं बताऊंगा, सारी फॉर्मूला का मैं आपके पास रखूंगा। लेकिन थोड़ा सा आज हम बेसिक बात करेंगे कि आज जो बेसिक है स्टार्टिंग है, तो हम थोड़ा बेस की ओर जाएंगे, ये है क्या और कैसी है भूमिका। आज हम केवल भूमिका की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एकदम स्टार्टिंग से जैसे जैसे आया इसके अंतर्गत में स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और आपका परसेंटेलाइज, इस प्रतिशतांक ये पढ़ना है, इससे कैसे निकलना है टोटल हम आपको बताएंगे। एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं हमेशा तैयार हूं। अब आइए देखिए, आज हम बात करेंगे क्या, डिफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। थोड़ा सा हम इससे बात करेंगे, स्टैटिक्स है क्या। ज्यादा हम लोग को डिफिनेशन से जाना नहीं, लेकिन थोड़ा परिचय हम देना चाहते हैं आप लोग को। देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, मतलब आंकड़ों का क्या कहता है, संग्रहण करते, जमा कलेक्ट करते हैं। आंकड़ों को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। या तो इन आंकड़ों से हम क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप टीवी देखते होंगे तो ग्राफ से दिखाता हुआ देखते होंगे कि एक ओवर में इतना 80 रन, एक सॉरी 80 बोलते हैं, 8 रन 12 रन ऐसे मारता है, ठीक है। उसकी ग्राफ से कहीं जीरो गया तो एकदम नीचे डाउन हो जाएगा, तो इस तरह से वो दिखाता है। ये आप देखिए वर्गीकरण, हम डिवाइड भी करते हैं, ये वर्ग में इतना है, इसका वर्ग में, जैसे कास्ट बाई है तो ओबीसी एससी एसटी ग्राफ है, या किसी क्षेत्र का पढ़े लिखे का बुजुर्ग का आंकड़ा जो लेते हैं उसके वर्गीकरण करके वर्ग बाई वर्ग डिवाइड करके हम इतना एज से इतना, मान लीजिए कि 0 से 5, फिर मान लीजिए 6 से 10, इस 11 से 15, इस तरह का जो वर्ग है इसका हम वर्गीकरण करके भी निकाल सकते हैं। उसके साथ उनके गुणों का भी आकलन करते हैं, अंदाज निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं। इन तमाम चीज से संग्रहण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उनके गुणों को, सारी चीजों को मिलाकर हम गुणों को क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और उनके बाद आकलन के बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम अध्ययन करने की जो सिस्टम है वही क्या है, सांख्यिकी। ठीक है मेरे बंधु, तो अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या है। अब इस सांख्यिकी का थोड़ा सा, सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है कैसे आया, कैसे बना, कहां से इसका सृजन हुआ, ये हम देखेंगे। ये कहां से इसकी सृजन हुआ है, कैसे आया है, तो बहुत बड़ी इतिहास है इसकी। लेकिन हम बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इतिहास के बारे में नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में केवल आपको इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज द स्टैटिक्स, हाउ कैन फॉर्मेट द स्टैटिक्स, कैसे बना। तो सीधी सी बात है कि देखिए अब यहां पर मैंने आपको लाया है कि मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, मतलब इसका अर्थ क्या, कैसे आया। तो आप देखिए इसमें बनना जो है, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा समझाएंगे कि एक इंग्लिश वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड है क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अब क्या है कि उसी भाषा को में हम लैटिन भाषा में, ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम स्टैटिक्स बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। और ध्यान दीजिए कि हम जो है लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। क्या बोलते हैं, स्टेटस। और ध्यान दीजिए एक इसी सांख्यिकी का यहां के बाद क्या हुआ, एक आपका जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है जिसको हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, जहां सी नहीं, यहां क्या के का प्रयोग हुआ और उसी इसी स्टैटी से क्या बना, स्टैटिक्स बना। ध्यान दीजिएगा, इसी स्टैटिक्स से क्या बना है, स्टैटिक्स, जिसका हम लोग जानते हैं क्या मीनिंग होता है, सांख्यिकी। ध्यान दीजिए,
फिर एक बार हम ऊपर से बहस करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश भाषा में सांख्यिकी को क्या कहते हैं, कैसे बना स्टैटिक्स, और उसी को हम लैटिन भाषा में, लैटिन वहां की रीजनल भाषा है, लैटिन भाषाओं में हम क्या बोलते हैं, स्टेटस। और स्टेटस को ही, इसी को जर्मन वर्ड में, ध्यान दीजिए, जर्मन वर्ड में क्या कहा जाता है, स्टैटिक, स्टैटिस्टिक। और इसको हम जो इसको फिर शुद्ध रूप से आज के टाइम में, वर्तमान समय में जो है, जर्मन ही एक विद्वान थे जो इस स्टैटिक्स को शुद्ध करके इस वर्ड का यूज करने वाले हैं। एक जर्मन का वैज्ञानिक जो है, विद्वान जो है, उनका नाम है, इस विद्वान का नाम है गोटफ्राइड एकेनवाल। याद हुआ? फिर से देखिए मेरे बंधु, गोटफ्राइड एकेनवाल, इसको याद रखना है। इसको इसलिए याद रखना है आपको कि स्टैटिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिक्स किसको कहेंगे, गोटफ्राइड एकेनवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए इस स्टैटिक्स जो है, इसको जो है सबसे पहले यूज कौन किया था? सबसे पहला आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें, और ऐसे भी आता है जब आप स्टैटिक्स का याद नहीं है कि स्टैटिक्स शब्द का सबसे पहले यूज यानी प्रयोग किसने किया था? तो अभी आपको याद हो गया होगा कि जर्मन के एक विद्वान गोटफ्राइड एकेनवाल ने इस शब्द का, स्टैटिक शब्द का यूज किया और उन्होंने परिभाषा भी दिया अपने तरीके से। इसीलिए इसी कारण से सबसे पहले यूज करने का श्रेय गोटफ्राइड को जाता है, इसलिए फादर ऑफ स्टैटिक्स की उपाधि इनको प्राप्त हुआ। इसलिए सांख्यिकी का पिता भी कहते हैं। इसलिए देखिए हमने लिखा है आपको कि सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मन एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विद्वान थे, और इन्होंने इसका यूज किया। तो चलिए अब तो हमको लग रहा है यहाँ से स्टैटिक्स वर्ड का कैसे निर्माण हुआ, कैसे बना, कहां से बना और कैसे यहां तक आया, हम लोग जानेंगे। स्टैटिक्स का परिभाषा भी देख लें। ठीक है, और हमने केंद्रीय प्रवृत्ति जो हमारी चैप्टर थी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट की इतनी डिमांड है तो मुझे मजबूरन मैं फर्स्ट ईयर का क्लास ले रहा था, फर्स्ट ईयर के मैं पढ़ा रहा था, लेकिन समझिए इस यूनिट के लिए स्पेशल यूनिट 4 का डिमांड है, बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप यूनिट 4 किसी तरह पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं कॉलेज में मैं ही इस यूनिट को पढ़ाता हूँ और इसीलिए बच्चे बार बार कर रहे थे और मैं इसको पढ़ा भी दिया हूँ। फिर भी बहुत बच्चे वंचित रह गए हैं, फिर भी डिमांड करें कि रिवाइज करवा दीजिए, और मैं इसीलिए इस चैप्टर को लाया हूँ। तो इस तय है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का भी आप समझ गए होंगे, शॉर्ट तरीके से माद, मादिका और बहुलक, ये तीनों को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। मुख्य रूप से ज्यादा लंदू पंदू बोलने की जरूरत, परिभाषा देने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी एकदम खोपड़ी में सटा लेना। माद, मादिका, बहुलक को क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब आइए इसमें आंकड़े, अब है चूंकि इसे संलग्न है, चूंकि आपको दिक्कत होगा जब हम बताएंगे आपको, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसमें देखिए गणना के आधार पर जो है क्या करते हैं, डाटा, आंकड़े का देखिए सबसे पहले आंकड़े यहां हम बात करेंगे कि आंकड़ा है क्या। देखिए डाटा है क्या, तो आंकड़ा क्या है, आंकड़ा कहते हैं किसको, बस शॉर्ट 2 लाइन में, मतलब कहीं 1 लाइन में आपके पास मैं लाया हूं, एकदम निचोड़ क्रीम। तो देखिए मैंने लाया है कि गुणात्मक या मात्रात्मक, गुणात्मक या मात्रात्मक चर में समझ रहे, जो वेरिएबल होता है, ठीक, एक्स वाई जेड कुछ भी, एबीसीडी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चर के मानों के समुच्चयों का क्या कहते हैं, चर, ध्यान दीजिएगा, चर के मानों का जो वैल्यू आएगा उसका समुच्चय मतलब आप समझ रहे होंगे, सेट पढ़े होंगे,
आप पढ़े होंगे इंटर में भी, सेट समुच्चय किसे कहते हैं? तो समुच्चय मतलब गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, समूह, ठीक है। तो उन क्या कहते हैं कि जितने भी गुणात्मक, गुण का या मात्रात्मक नापने जोखने वाले का, किसी का गुण का, तमाम चीजों जो झुंड आता है, गुच्छा आता है, समूह आता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आंकड़ा, या उसको दूसरी भाषा में दत्त भी बोलते हैं, प्रदत्त भी बोलते हैं, दत्त भी बोलते हैं, या कहीं कहीं प्रदत्त भी लिखा रहता है, या कहीं कहीं डाटे ही लिखा रहेगा। हिंदी में भी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन दम खूब होता है। तो तीनों चीज आप ध्यान दीजिए, आंकड़ा कहते हैं, दत्त कहते हैं, या प्रदत्त कहते हैं, या डाटा के डाटा ही कहते हैं। तो ये हुआ गुणात्मक, मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। अब रही बात आंकड़ा। आंकड़ा को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, तो दोनों भाग अलग अलग हैं। जब हम लोग हिसाब बनाएंगे तो एक आएगा उसमें आपको वर्गीकृत, एक होगा अवर्गीकृत, एक ग्रुपेड डाटा और एक अनग्रुपेड डाटा, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में रहता है और एक अनग्रुप में। जैसे आपको कहें कि जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8, तो ये जो है आपका डाटा जो है मतलब कि अनग्रुपेड में है। जैसे मान लीजिए 1 है, 8 है, 10 है, 15 है, इस तरह जो है ये जो डाटा है ये क्या है? अनग्रुपेड, अनग्रुपेड। अभी इसी को हम कह दे कि मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब इस तरह क्या देखिए एक ग्रुप है। यहां से हम मतलब 1 से 10 के बीच जितने भी एक समूह में आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ 1 है, तो एक का है, ठीक है, सिंगल है, कोई ग्रुप नहीं, इकट्ठा है, तो इसको बोलते हैं अनग्रुपेड, इसको बोलते हैं ग्रुपेड। जैसे देखिए यहाँ पर दिए ग्रुपेड हो गया, अनग्रुपेड डाटा मैंने यहाँ देखा। ये तो हो गई सीधे सीधे अंकों के आधार पर डाटा मिलने का जो फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो अनुसंधान होती है, जहां जांच करता है, उस डाटा को भी पुनः 2 भाग में बांटा गया। कैसे बांटा गया है? जो बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपोर्टेंट है, और इसी महल हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एकदम इस वंचित नहीं आप रह सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत है। अब आंकड़े को मुख्य रूप से मैंने आपको बोर्ड पर बहुत बड़ा अक्षरों से दिखाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्राथमिक आंकड़ा। हिंदी में प्राथमिक आंकड़ा, अंग्रेजी में है प्राइमरी, मतलब फर्स्ट, प्राथमिक आंकड़ा। और दूसरा मैंने आपको लाया है क्या? गौण आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब एकदम सुनकर दिमाग में बैठाकर आपको याद हो जाएगा, कहीं पर याद रटने की जरूरत नहीं। रटतम पियंतम घियम सिरंतम सुबह शाम बेवफा भवंतम। एकदम दोस्त मेरे बच्चों ध्यान रखिए, बंधु मेरे, कि याद करने की जरूरत नहीं, केवल सुन लीजिए। प्राथमिक आंकड़ा जो अनुसंधान करता होता है, जो अनुसंधान करने वाले होते हैं, या जो उसको सर्वेक्षण करने वाले होते हैं, उनके द्वारा स्वयं किसी भी मैटर का, किसी चीज के आंकड़े को कलेक्ट करता है स्वयं जाकर, तो उसको हम प्राथमिक आंकड़ा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं कि यदि आप मान लीजिए कि जहानाबाद या मसौड़ी में यदि आपको कह दिया जाए कि 60 साल से ऊपर वाले कितने लोग जिंदा हैं, 60 से 100 के बीच कितने लोग अभी जीवित हैं, कितनी उनकी संख्या कितनी है, तो आप अपने स्वयं जाकर पूरी जहानाबाद और मसौड़ी में घूम घूम के दरवाजा खटखटा की यदि आप उस आंकड़े को ले कि 60 साल की उम्र वाले कै गो है आपके, उनका नाम क्या है, कहाँ है, बाप का नाम क्या, एड्रेस पूरा आप कलेक्ट करके पूरी आंकड़े को जमा कर लेते हैं। तो आप यदि आंकड़ा लाते हैं, हाँ भाई इस दोनों स्थानों पर इतना व्यक्ति 60 साल से 100 के बीच के लोग हैं, तो ये जो आंकड़ा क्या कहलाएगी? प्राथमिक आंकड़ा। समझ गए होंगे एकदम बिल्कुल। जस्टिस का उल्टा, जस्टिस का उल्टा आप आ जाए, कौन सा है? गौण आंकड़ा। गौण मतलब
गौन हो गया, मतलब स्वयं नहीं गया, आप गौन है। यदि यही काम यदि स्वयं आप करके नहीं, आप किसी दोस्त को 4 गो के जहानाबाद लगा दिए, 5 गो के लगा दिए, तो सुनी में अब वो यार तुमको कर लो, वो बैठे बैठे हमको बेगरिया करवा रहा है यार, हम थोड़ी जाएंगे। गैर से झूठे झूठे 2-4-10 को फोन करके पूछा रखड़ा लो इतना है, ये इधर से आप जमा कर लिए। तो जहानाबाद से मान लीजिए 5 दोस्त थे, वहां 5 दोस्त थे, आप कलेक्ट कर लिए, लेकिन आप स्वयं गौन है। गौन मतलब गायब, और आंकड़ा आप लाके पेश कर दिए, अनुसंधान में लगा दिए कि नहीं भाई हमने इतना लाया। तो एक सेकेंडरी हुआ, सेकंड हुआ कि नहीं, आप फर्स्ट नहीं है, आप फर्स्ट वहां की नहीं, आप दूसरे के माध्यम, सेकंड पर्सन के माध्यम से आपके पास आया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा। तो यही पूछता है कि प्राथमिक आंकड़ा या गौण आंकड़ा में क्या अंतर है। आई इस नेट में 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका, एकदम बिल्कुल पूछ चुका है यूसी नेट से, एकदम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको लगता है कि दोनों समझ गए होंगे। प्राथमिक मतलब स्वयं जाके आंकड़ों का कलेक्शन करना, और गौण आंकड़ा मतलब स्वयं न जाकर किसी दूसरे के अन्य साधनों से, अन्य स्रोतों के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं है कि अपने यारे दोस्त से, किसी माध्यम से आप मोबाइल में बैठ गए, टीवी में देख लिए, नेट में देख लिए, कलेक्ट कर लिए, तो किसी अन्य साधनों से, ठीक है, सीधी बात, स्वयं न जाकर किसी अन्य साधनों से डाटा को कलेक्ट कर लेता है, तो गौण आंकड़ा। स्वयं जाकर उस आंकड़े को कलेक्ट करता है, वो लाता है, सर्वेक्षण करता है, तो वो प्राथमिक आंकड़ा। यही दोनों आंकड़े हैं। तो अब स्पष्ट है कि गौण आंकड़ा और प्राथमिक आंकड़ा में समझ गए होंगे। तो अब हम यहीं तक रखते हैं, और हम आशा करते हैं आप लोग से कि अब सेकंड बार जो आएंगे, अब हमारी जो मुख्य भूमिका था, मुख्य बेसिक जो था आपके सामने मैंने रख दिया। अब हम लोग को बेसिक खत्म हो गया, अब हम केवल काम करेंगे मैथ बनाने में कि मीन का, मीडियन का, मोड का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, परसेंटेलाइज का कैसे निकाला जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग रिलेशन भी देखेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है, और बहुत मजा आएगा दोस्त, बहुत मजा आएगा। और ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, इतनी आप लोग को कंसेप्ट भी है, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मैं डाल दूंगा, चक चक हो जाएगा, और आपको 18 नंबर कोई हटा नहीं सकता। और कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन में भी आप जाइएगा तो 2-4 नंबर के स्टैटिक से पूछ ही देता है, कहीं नहीं। डाटा इन जैसे आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में जैसे देखिए उसमें भी पूछता है, तो कहीं भी एग्जाम से बात वंचित हो। ये आपका तो अपना है ही, आपका तो अपना है ही बेड का, ठीक है। तो बेड में आपको लिए 18 नंबर दम फिक्स है, 18 से 20 नंबर, और मैं दावा करता हूं आपको कि 18 से 20 नंबर में एकदम 1 नंबर नहीं कमाएगा यदि आप मेरा वीडियो देखते रहिए। और जब मैं प्रॉमिस करता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश भी करता हूं दोस्तों, मेरे बच्चों, कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कम से कम 1000 हो जाए, ताकि मैं पढ़ाने में लाइव आ सकूं। वीडियो बना के डालना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे दम विनती करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।